वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। जिसका था इंतज़ार वो शाकार आ गया। जी हाँ, मैं लेके आई हूँ वहशत जुनून की पहली किस्त। वो भी आप सबके बार बार कहने पर, यार ऐसे कौन करता है। मैंने बस बातों ही बात में बोल दिया था कि मैं मार्च से स्टार्ट करूँगी, लेकिन आप मैं कोई धोखा नहीं दिया, मैंने कोई बेवफाई नहीं की किसी के साथ। लेकिन यार गलत बात है, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए ना। 27 को मेरा पेपर भी है और आप लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। तो जनाब, मैं तो मेरा दिल भर जानी कि आज मैंने सारा सेटअप किया है, तो उसकी ना एपिसोड टोटल बन गई हैं 22, जिनमें से 11 आ चुकी हैं, यानी कि गिन चुन के 11 एपिसोड रह गए हैं उस नावल की। ओ यार, स्क्रीन बंद हो गई, अब क्या करूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है। स्क्रीन पे हाथ रखना पड़ेगा। मैं यार दूसरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जनाब, है ये सेट हो गया है। तो मेरी आपी ने कहा है यार एक दिन ये दे दो एक दिन दूसरा दे दो, इस तरह से रीडर्स वो नहीं होंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपी, जैसा आपको मैं वैसे कर लेती हूँ। तो आपी की वजह से मैं ये नावल दे रही हूँ, वरना मैंने नहीं देना था आज। तो लेट्स स्टार्ट फाइनली। अच्छा, ये पहले बता रही हूँ मैं, लाइक्स अच्छे दोगे, शेयर करो ना करो आपकी मर्ज़ी, रिव्यूज़ अच्छे दोगे और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब हाँ करोगे तभी दूंगी, वरना नहीं आएगी एपिसोड, याद रखना। ये टोटल 50 एपिसोड्स हैं। जी हाँ, इतना लॉन्ग नावल नहीं है, 50 किस्तों का है, जुनूनियत से हाफ है। तो मोस्ट रोमांटिक है ऑब्वियसली, वो तो हो गई। आखिर नावल किसका है। तो ये जनाब होगी आपकी, मेरी बातें हो गई। अब मैं बकवास बंद करती हूँ, नावल स्टार्ट करती हूँ। जी तो स्टार्ट करें हम नया नावल, जुनून वहशत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहशत जुनून, किस्त नंबर 1, तहरीर अरीज शाह। तुम समझ नहीं रहे हो वकार, मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए। मैं इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। मुझे बस वो चाहिए। मैं इस लड़की को अपने बिस्तर तक लाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ वकार, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की मुझे पागल कर देगी। इसकी हंसी अब तक मेरे कान में गूंज रही है। वकार, तुम मेरी हालत को समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना। वो पागल हुआ जा रहा था, जबकि वकार को इसकी जहनी कंडीशन पर पहले से ही शक था। अब तो यकीन होता जा रहा था। जी जी सर, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। मैं इस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके बारे में पूरी मालूमात लेकर आपको बताता हूँ। मालूमात नहीं वकार, मुझे मालूमात नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। ढेर लगा दो इसके कदमों में दौलत का। जिस चीज़ की ख्वाहिश करती है इसको दे दो। बस इसे मेरे बिस्तर तक ले आओ, इसे मेरे पास ले आओ। कुछ भी करो लेकिन इसे लेके। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ, आप परेशान मत हों। इंशाअल्लाह इस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको देता हूँ। वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। ना जाने कि पागल इंसान अब इससे क्या चाहता था। इस तरह की दीवानगी अगर कोई नौजवान दिखाता तो बात कुछ और थी, लेकिन एक 60 साल का बूढ़ा आदमी अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ एक 20 साल की लड़की की फरमाइश कर बैठा था। कल वो अपने दोस्त की शादी पर गए थे, जहाँ पर लड़की को जहाँ एक लड़की को देखा, और जब से इस लड़की को देखा था वो इसका दीवाना हो चुका था। वो हमेशा से ही अयाश पसंद था। अपने बॉस की तबीयत से वो बहुत अच्छे से वाकिफ था, लेकिन यहाँ आकर इसके बॉस की ज़िद एक अलग रूप इख्तियार कर चुकी थी। इसका बॉस एक मासूम सी लड़की को बस एक रात के लिए अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता था, और वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर वो लड़की इसे कहाँ से ला कर दे। वो इसे जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि इसने तो शायद एक नज़र भी मुश्किल से ही इसे देखा था। अब कहाँ से तलाश करके लाए वो इस लड़की को। अपने बॉस को तो इसने यकीन दिला दिया था कि वो कहीं से भी इस लड़की को ढूंढ लाएगा,
लेकिन ये कितना मुश्किल था ये तो सिर्फ वकार को ही पता था। लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए इसे ढूंढना तो था ही। सर, मैंने इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। ये लड़की ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका निकाह होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हें? क्या तुम्हारा? मैं किसी निकाह को नहीं मानता। मुझे वो लड़की चाहिए, हर कीमत पर। इसे लेकर आओ। मेरे लिए ये तुम्हारा काम है, तुम कैसे करोगे मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन सर, मैं कैसे लेके आऊँगा? इसकी शादी हो रही है, इसके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। ये मुमकिन नहीं है। समझने की कोशिश करें। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसे कैसे भी समझाए। इस आदमी ने सच में इसका दिमाग खराब कर दिया था। ये सब मैं नहीं जानता वकार। मैं दुबई जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद वो लड़की मुझे चाहिए, अनटच। किसी मर्द ने इसे निकाह बर कर भी न देखा हो, किसी मर्द ने इसे छुआ ना हो। याद रखना, वो मेरे पास आए तो बिल्कुल साफ हो। सर, मुझे क्या पता वो अनटच है या नहीं, वो परेशानी से बोला। अब तक तो है। अगर तुम्हारी गलती से वो किसी की राहत का सामान बन गई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, ये बात याद रखना। सर, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर बाद में इसमें कोई हामी निकली, शट अप। बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जितना कहा है इतना करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीनों का वक्त है। याद रखना, मुझे हर कीमत पर वो लड़की चाहिए। इसे लाकर तुम मुझे दोगे। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि वकार अपने मोबाइल की बंद स्क्रीन को घूर रहा था। इसके बस में कुछ नहीं था। इसका बॉस इसके हल्क तक आ चुका था, वो भी एक लड़की के पीछे जिसकी शादी थी कुछ ही दिनों में। वो क्या करे इस बॉस के लिए जिस पर हवस का जुनून सवार था। एक मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए वो किसी भी हद पर जाने को तैयार था, और वकार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ना तो इस लड़की की शादी को रोक सकता था और ना ही इसे लड़कियों को अगवा करना आता था। इसे अपनी नौकरी बेहद अजीज थी। इसी के सहारे इसकी ज़िंदगी चल रही थी। इसका बॉस इसे कम काम में ज़्यादा तनख्वाह देता था। बेशक इसके सारे काम लीगल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करके ही पैसे लेता था। यह भी इसके हिस्से का काम था। वो अपने बॉस को लड़कियां भी ला कर देता था, लेकिन इस दफ़ा इसके बॉस ने इसे बहुत मुश्किल काम दिया था। इस दफ़ा वो बहुत बुरे तरीके से इसे फंसा चुका था। थोड़ी देर में मौलवी साहब आने वाले हैं। इनके आते ही हम निकाह की रस्म अदा करेंगे, भाभी ने अंदर दाखिल होते हुए इसे बताया था। वो जो लहंगे में तैयार अपनी होने वाली ज़िंदगी का फ़ैसला सुन रही थी, खामोशी से आँखों में आंसुओं को पीछे धकेलती हाँ में सर हिला गई। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़े ख़ानदान से है। ये मत सोचना कि हमने जल्दबाजी में तुम्हें किसी के भी पल्ले बांध दिया। तुम्हारे भाई ने बहुत सोच समझकर तुम्हारी शादी का फ़ैसला किया है। मेरी जान, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भाभी को आखिरकार इसकी हालत पर तरस आ ही गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए इसके पास बैठकर इसे समझाने लगी। आज तक भाभी के मुंह से इसने कभी इतना नर्म लहजा नहीं सुना था, लेकिन आज इनके अल्फाज सुनकर इसने इनके कंधे पर सर रख दिया। इसके सिसकने पर भाभी को इसके मेकअप की फिक्र खाए जा रही थी। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? हीर, सारा मेकअप खराब कर दोगी तुम। अभी निकाह होने वाला है। ऐसा कौन करता है? बेवकूफ़। मेरी शादी हुई तो मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त होता ही खुद को संभाल कर रखने वाला है।
वो प्यार से इसे दिलासा देते हुए कहने लगी, 2 माह पहले वो कितनी खुश थी। इसकी माँ जिंदा थी इसको संभालने के लिए। वो सिर्फ 2 ही भाई बहन थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बाबा ने एक रात खामोशी से साथ छोड़ दिया। शुरू शुरू में तो भाई ने हर जगह खूब नखरा उठाया, लेकिन बाद में इसे एहसास हुआ कि बाहरे मुल्क जाकर वो यहाँ से बेहतर कमाई कर सकता है। बस फिर बाहर जाने का ऐसा जुनून सवार हुआ, देखा ही नहीं और वो बाहर को निकल गया। 3-4 साल सऊदीया में खूब कमाई करके वापस आया तो अम्मी को इसकी शादी की फिक्र होने लगी। फिर क्या, खानदान में सबसे अच्छी और खूबसूरत लड़की को ब्याह कर अपनी बहू के रूप में ले आई। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा। शादी के चंद दिन रहकर भाई वापस सऊदी अरब चला गया। अभी भी इसकी पढ़ाई की फिक्र में हलकान हो रहा था जब बीवी ने कह दिया कि इसको भी वहाँ बुला लिया जाए। अम्मी को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। वो हमेशा कहती थी, पहले हीर की पढ़ाई के बारे में सोचो, ये अपने आप को संभालने के काबिल हो जाएगी तब ले जाना अपनी बीवी को अपने पास, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये मत भूलो कि बूढ़ी माँ और जवान बहन हाथ धरे बैठी है। इनकी बहू ने तो ऐसे बेटे को अपने हाथ लिया था कि वो बहू की हर बात को सही कहता। अम्मी का फिलहाल हीर की शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो चाहती थी कि वो खूब पढ़े लिखे और अपने बाप का नाम रोशन करे, लेकिन इससे ख्वाब सिर्फ माँ बाप ही देख सकते थे। अम्मी को एक रात अचानक तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज की लपेट में आ चुकी हैं। बस फिर क्या, अम्मा को बेटी की फिक्र होने लगी और बहू को इसकी शादी की फिक्र लग गई। वो अपने ही खानदान में अलग अलग जगह से इसके लिए रिश्ते तलाश करने लगी। यकीनन सास की फिक्र तो इसको रही नहीं थी। अब फिक्र थी तो सिर्फ इस एक ननंद की। डर था कि कहीं माँ के गुजरने के बाद बहन की मोहब्बत ना भाई के दिल में जाग जाए। इसीलिए हमदर्दियों के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने अपनी जान लगा दी थी। लेकिन कोई भी रिश्ता काबिले कबूल नज़र ही नहीं आया और आखिरकार एक दिन अपने आप ही एक रिश्ता इनके घर आया। पता चला कि वो हीर की सहेली का दूर का कज़न है और हीर को शादी पर देखकर इसके लिए रिश्ता ले आया है। बस माँ को रिश्ता पसंद आ गया और मंगनी के बाद 2 साल का शादी का वक्त रखना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हीर इस रिश्ते को समझने के काबिल हो जाए। लेकिन भाभी इस चीज़ के लिए तैयार ना थी। इनका कहना था कि माँ की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो एक जानलेवा मर्ज की लपेट में है। लेकिन माँ अपनी बात पर डटी रही और भाई को भी दुनिया से जाने से पहले वसीयत कर गई कि जब तक हीर 20 साल की ना हो जाए तब तक इस पर जोर ना डाला जाए। माँ तो दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन इसे उम्मीद थी कि भाई इसका साथ ज़रूर निभाएगा। लेकिन भाई को तो जैसे सिर्फ बहाना चाहिए था। मंगेतर साहब की तरफ से ज़रा सा जोर डाला गया। माँ के जाने के 2 महीने बाद ही इसकी बारात घर आ गई थी और अब वो खामोशी से बैठी निकाहनामे पर साइन कर रही थी। इसे पता चला था कि इसके वलीमे में इसके भाई और भाभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भाई भाभी को कल सुबह ही अपने साथ सऊदी अरब लेकर जा रहा था। वो इसके सारे पेपर्स तैयार करवा चुका था,
बस इसे ही लाइल्म रखा गया था। इसे अब तक यकीन ना आया इसका भाई इसे इस तरह बेआसरा बेसहारा छोड़ कर जा रहा था। इसने तो बातों ही बातों में अपने भाई से इस बात का जिक्र किया तो इसने कह दिया कि वो कोई अनजान नहीं तुम्हारे लिए। तुम लोगों की इतने महीने मंगनी रही है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, एक दूसरे से वाकिफ हो, और वो कौन सा लंबी चौड़ी ख़ानदान बलादरी रखता है जो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। तुम अच्छे से रहना इसके साथ, वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। जो तुम अपनी भाभी के साथ करती हो ना, वैसा कुछ भी मत करना। भाई के ये अल्फाज इसे बुरी तरह तोड़ गए थे। इसने अपनी भाभी के इस 1.5 साला ज़िंदगी पर नज़र डाली तो इसे ऐसा कोई सलूक याद ना आया भाभी के साथ जिसका जिक्र इसका भाई कर रहा था। जो भी था, जिंदगी थी जो इसने गुजारनी थी। इसका भाई इसे छोड़कर चला गया था। अब इसे खुद ही अपना घर बसाना था। रुखसती पर भी इसकी भाभी इसके कान में बस यही बोलती रही कि ज़्यादा रोना धोना करने की ज़रूरत नहीं है, मेकअप ख़राब हो जाएगा। चाहे बहुत महंगे, ख़राब नहीं होना चाहिए, बहुत महंगे पार्लर से करवाया है, कम से कम ससुराली रिश्तेदारों को तो दिखाना है तुम्हें। और भाई ने भी रुखसत किया। क्या रुखसत किया, एक बोझ था जो अपने सिर से उतार दिया था। इसके ससुराली रिश्तेदार ज़्यादा ना थे। शादी में बस चंद एक गाड़ियां ही थी जो इसे रुखसत करवाने के लिए आई थी। इसकी सास ने तो दहेज में अच्छा खासा मुंह फाड़ कर जहेज मांगा था, लेकिन भाई भाभी ने गुर्बत की वो दास्तानें सुनाई कि वो भी खामोश रह गई। लेकिन अंदर ही अंदर इसे अपने इकलौते बेटे के लिए ये मलाल खाए जा रहा था कि वो खाली हाथ आई है। अम्मा की मेहरबानी से थोड़ा बहुत जोर जार कर रखा था, दुनियादारी के लिए भाई ने इसके हवाले कर दिया, लेकिन खुद से बस जो शादी का खर्चा उठाया इतना ही काफ़ी था। इसकी भाभी तो इतने में ही गरीब हो गई थी। चलो तुम्हारे भाई ने दिया दिलाया तो कुछ नहीं, लेकिन हमें बहू खूबसूरत मिल गई, इसी पर गुजारा कर लेंगे। वैसे तुम्हारे भाई भाभी सुबह सवेरे ही यहाँ से निकलने वाले हैं, तो हमारा घर तो मेहमानों से भरा होगा। तुम कैसे जाओगी इनसे मिलने के लिए? इसे लाकर कमरे में बिठाया गया तो इसकी सास इससे बातें करने लगी। क्या मतलब? वो खुद नहीं आएंगे मुझसे मिलने के लिए यहाँ? इसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। ऐसे में लड़की के घर की तरफ से किसी एक रिश्तेदार का होना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ इसके पास कोई भी नहीं था। अरे कहाँ? इन लोगों ने तो कहा है कि अगर मुमकिन हो सके तो तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए एयरपोर्ट पर ले आया जाए, लेकिन तुम भी बच्ची थोड़ी हो। खुद सोचो, अगर शादी की पहली सुबह ही दुल्हन को घर से कहीं बाहर ले जाएं तो कितना बुरा होगा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं भी क्या फजूल के चक्करों में पड़ गई हूँ। थोड़ी देर में साद आने वाला होगा। इसके दोस्त आए हुए हैं बाहर, इन लोगों ने बिठाया हुआ है। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं ज़रा मेहमानों को देखती हूँ और साद को भी अंदर भेजती हूँ। वो इसके करीब से उठकर बाहर जाने लगी, माना कि कुछ लेकर नहीं आई थी, लेकिन इसका खूबसूरत चेहरा इनके रिश्तेदारों को जलाने के लिए काफ़ी था, और वो तो अपनी बहू की इस खूबसूरती पर सदके वारी जा रही थी। अपने बेटे के लिए उन्होंने अपने ख़ानदान की हर खूबसूरत लड़की का हाथ मांगा था, लेकिन साथ की अच्छी नौकरी ना होने की वजह से तकरीबन सारे ही रिश्तेदारों ने
रिश्तों पर इनकार हो गया था और अब इनसे बदला लेने के लिए वो सबसे खूबसूरत लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई थी। अब इतना तो बनता था। और फिर साद के ताया के बेटे की वजह से साद की बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी। अब तो इनकी चुभ ही निराली थी। अपने भाई की बेवफाई का गम तो इसे बहुत था, लेकिन अब इसने अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी सोचना था। ये सब कुछ इसके लिए बहुत मुश्किल था। साथ के साथ 7 महीनों से इसकी बात चल रही थी, लेकिन एक हद में, क्योंकि हमेशा साथ से बात करते हुए वो अपनी अम्मा के सामने रहती थी। इसने साथ से भी ये बात साफ लफ्ज़ों में कह रखी थी कि अम्मा सामने बैठी हुई हैं। कभी कभी तो साद इस बात पर अच्छा खासा बदमज़ा हो जाता था। कम से कम अम्मी का पल्लू छोड़ कर मुझसे बात कर लिया करो, लेकिन इसे डर लगता था कि साद पता नहीं इससे किस तरह की बात करेगा। लेकिन ये भी खुदा की करम नवाजी थी कि अम्मा की मौजूदगी की वजह से साद ने कभी इससे कोई उल्टी सीधी बात नहीं की थी। बस हाल चाल पूछकर फ़ोन बंद कर देता। और अम्मा की वफ़ात के बाद तो इस सदमे से निकलने में ही अच्छा खासा वक्त ले चुकी थी। इसकी माँ इसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। और फिर जब एक रात साद ने फ़ोन किया, तब इसने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब वो फ़ोन पर ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकती। इसे सुबह उठकर भाभी को 1000 तरह की बातों के जवाब देने पड़ते हैं। और ये इस दिन से अगले दिन की बात है जब साद ने शादी पर ज़ोर डालना शुरू कर दिया। और आज वो इस वक्त इसके कमरे में बैठी इसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। सो गाइस, ये रही आप लोगों की एपिसोड नंबर 1। टोटल एपिसोड ओके वो नहीं होता 49 एपिसोड बाकी है जनाब इस नावल की। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे आएगी नेक्स्ट एपिसोड। पहले बता रही हूँ, मुझे 500 लाइक्स चाहिए इस पे। अगर कल तक आ गए तो कल ही नेक्स्ट एपिसोड, अगर परसों तक आए तो परसों नेक्स्ट एपिसोड, वरना तरसों तक आए तो तरसों नेक्स्ट एपिसोड। मैं आपको रोज़ रोज़ एपिसोड दूँ और आप मुझे लाइक्स भी नहीं देते। ना इंसाफ़ी नहीं चलेगी। आप लोग धरने देते हो, ब्राइटर धरने देगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब आप चाहोगे तब आएगी। तो कल आएगी मैं तो मेरा दिल पर जाने की नेक्स्ट एपिसोड। तो तब तक के लिए अपने को इजाज़त दो, में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।